हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एग्रीकल्चर देखेंगे। जो भी बिहार रिलेटेड एग्रीकल्चर है वो सारा चीज़ देखेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल का एक पार्ट होता है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर एक पार्ट होता है एग्रीकल्चर, जहाँ से हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा गया, बोथ प्रीलिम्स में एंड मेंस में। ठीक है, तो आपको ये समझना जरूरी होगा कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड बिहार का क्या वर्तमान में इसका स्टेटस है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इनपुट हम सारा चीज़ देखेंगे कि लैंड कितना खेती हो रही है, प्लस इरिगेशन सिस्टम के बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आउटपुट में देखेंगे। ठीक है, कि कौन सा अनाज यहाँ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और कौन सा एरिया में, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये सारा चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहले बेसिकली हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ की अधिकांश ये सपोज ये हमारा बिहार रहा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाए एंड ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाए, जो माउंटेन एंड पठार है, बाकी रेस्ट पार्ट ये हमारे पास जो है एक प्लेन एरिया है। यानी कि 96% बिहार का जितनी भी एरिया है उसका 96% एरिया क्या है, प्लेन एरिया है। यानी कि इट इज़ गुड फॉर द एग्रीकल्चर। यानी कि जब हमारे पास लार्ज अमाउंट में एरिया है जहाँ जो प्लेन एरिया है वहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है। क्लियर है? तो अब बात ये आती है कि ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, तो ये जो भूमि है, प्लेन एरिया है, कैसे फॉर्म हुआ है। तो हम लोग ऊपर वाले मतलब कुछ दिन पहले एक वीडियो लिए थे जो बिहार का नदी के रिलेटेड था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे बिहार हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे हिमालयन रिवर भी आती है। ठीक है, पठार से भी बहुत सारे रिवर आती है। तो ये क्या होता है, बहुत सारे सेडिमेंट लेकर आती है। ठीक है, तो इस सेडिमेंट की वजह से ही फॉर्मेशन होता है प्लेन का। ठीक है, क्लियर है? तो यही एक रीज़न है कि बिहार में बहुत सारी नदियाँ आती हैं जो सेडिमेंट लेकर आती हैं और प्लेन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो इसमें से भी एक होता है ना कि डिफरेंट टाइप का सॉइल होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल, कुछ नदियाँ होंगी कि जो वर्तमान में लेकर आएंगी। ठीक है, तो उसको जरूर मृदा बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कुछ नदियाँ होंगी कि जो बहुत सालों बाद लेकर आती हैं, तो वो जिसको ओल्ड अलूवियल सॉइल बोलेंगे। ठीक है, कुछ मतलब नदियाँ जैसे एग्जाम्पल सोन, वो सैंडी टाइप का सॉइल लेकर आएंगी। ठीक है, ये सारा कंबाइंड टुगेदर ये फॉर्म होता है एक प्लेन का। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपको नोट डाउन क्या करना है कि बिहार का कितना परसेंट एरिया प्लेन है, तो 96%। ठीक है, क्लियर है? और ये कैसे फॉर्म होता है, तो विद द हेल्प ऑफ नदी एंड उसके ट्रिब्यूटरी, बहुत सारे सेडिमेंट लेकर आती हैं और फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये प्लेन होता है, तो प्लेन फॉर्म होता है, तो इसका मतलब ये हो कि ये जो एरिया है वो सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये तो हमें मालूम हो गया कि बिहार के पास प्लेन एरिया ज़्यादा है, यानी कि 96। इस 96% में कितने लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, तो देखा जाए तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विस पर 70% लोग जो बिहार के हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, यानी कि 70%। ठीक है, यानी कि 96 में से 70% लोग इस पर खेती कर रहे हैं। और ये कितना परसेंट जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्टेट जीडीपी का, तो 19.2%। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये जो डेटा है ना, अभी क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि इसी डेटा को हम लोग मेंस में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास प्लेन कितना है बिहार के पास, तो 96% है। कितने लोग इस पर मतलब आश्रित हैं, यानी कि देखा जाए तो पीपल कितना इस पर हुआ है, तो 70% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस पर। ठीक है, और जीएसडीपी का कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो 19.2%। ठीक है, अब हमारे को इसी को रेफरेंस में ना हमारे को रिलेट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे देश में, ठीक है, एग्रीकल्चर पर टोटल कितना लोग आश्रित हैं, तो 44%। ठीक है, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है देश में एग्रीकल्चर का, तो ये 17% है। क्लियर है? तो ये ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा, तो क्या होगा कि जब भी मेंस आपका आंसर राइटिंग लिखिएगा तो आपको कुछ डेटा ना ज़्यादा याद नहीं करना होगा, रदर देन आप रिलेट करके वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ये 3 पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो बिहार का जो कुल भूभाग जिस पर कृषि होता है, उसका शुद्ध जिस पर कल्टीवेशन होता है, यानी कि शुद्ध बुआई वाला क्षेत्र कितना है, तो 54.2% है। क्लियर है? एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, कुल अकृषि भूमि कितना है, तो 45.8%। ठीक है, ये डेटा देख लीजिएगा, याद होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक ऊपर ऊपर आपको आइडिया होना चाहिए,
बाकी मेजर डेटा पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो बिहार का कुल भूभाग के कृषि संघनन कितना है, ठीक है। तो सकल फसल क्षेत्र कितना है, यानी कि ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली 72.97 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। और शुद्ध रूप से कितना है, नेट कितना है, तो 50.77 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। और सकल सिंचाई क्षेत्र कितना है, तो कितने एरिया पर ग्रॉस इरिगेटेड लैंड कितना है बिहार में, तो 54.35 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। और फसल संघनन कितना है, तो 144% है। क्लियर है, ये डेटा देख लीजिएगा। सकल फसल क्षेत्र कितना है, तो 72.97 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, तो 50.77 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचाई यानी ग्रॉस इरिगेटेड लैंड कितना है, तो 54.75। बहुत, मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारे डेटा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बस ऊपर ऊपर देख लीजिए, याद करना होगा तो करिए, नहीं तो स्किप कीजिए, क्योंकि बहुत कम पूछता है, ठीक है। बेसिक आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में क्या होता है कि जैसे हमारे देश में, ठीक है, इंडिया में भी 3 टाइप का मेजर क्रॉप हम लोग उगाते हैं। एक होता है कि राबी क्रॉप, ठीक है, दूसरा खरीफ हो जाएगा, ठीक है, और जायद क्रॉप होता है, ठीक है। तो उसको आपको मालूम होगा, बेसिकली वही रेफरेंस लेके यहाँ आ जाइए। एग्जैक्टली राबी क्रॉप वो क्रॉप होता है जो जिसका अक्टूबर और नवंबर में बुआई होती है, यानी कि उसको हम लोग कल्टीवेट करते हैं और मार्च और अप्रैल में उसको हार्वेस्ट करते हैं, कटाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें से कौन कौन सा होता है, तो रबी में कौन सा, गेहूँ होगा, चना होगा, सरसों होगा, मटर होगा, आलू एंड जौ, ठीक है, ये प्रमुख है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रबी यानी कि विंटर वाला क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप को देखते हैं, तो ये इसका जून जुलाई माह में इसको बुआई होती है और नवंबर दिसंबर में कट जाती है, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें कौन सा आ जाता है, तो धान आ गया, गन्ना आ गया, ज्वार आ गया, बजरा, मक्का, ठीक है, अरहर, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें सब पूछ लेगा, क्योंकि कुछ सालों में यूपीएससी ने क्वेश्चन इस पर बहुत सारे किया कि कौन सा क्रॉप खरीफ है, कौन सा रबी है, ऐसे करके। तो हो सकता है कि सब बीपीएससी भी इस पर थोड़ा सा फोकस करे, ठीक है। तो आपको ना याद रखना होगा। और जायद क्रॉप कौन सा है, तो जो रबी और खरीफ के अलावा जो बीच के 2-3 महीने होते हैं उन पे होती है, ठीक है। यानी कि अप्रैल और मई में बुआई होती है और जून जुलाई में इसकी कटाई भी हो जाती है, जैसे कि वाटरमेलन, ठीक है, तरबूजा, जूट, मक्का, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है, यानी कि बिहार में भी 3 प्रकार के क्रॉप पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार पूरा से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बिहार हुआ, ठीक है। इसका कितना परसेंट एरिया, प्लेन एरिया है, तो 96%। कितने परसेंट लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर एंड लैंड में, 70%, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी का, तो 19.2%, ठीक है। इतना क्लियर है। और कितने टाइप के यहाँ क्रॉप पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक हो गया रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बिहार में देखा जाए तो हमें 3 क्रॉप का तो मालूम हो गया, 3 टाइप ऑफ क्रॉप होते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्रॉप हमारा चावल होता है, यानी कि धान। तो ये धान कौन सा क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप है। क्लियर है। और दूसरा होता है गेहूँ, जो एक रबी क्रॉप है। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि बिहार में सर्वाधिक कौन सा क्रॉप को उपजाया जाता है, तो चावल होता है। और दूसरा कौन है, तो गेहूँ होता है। क्लियर है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि चावल कहाँ होता है, चावल सबसे ज़्यादा होता है, गेहूँ होता है। तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो चावल के मामले में देखा था तो सर्वाधिक जो प्रोड्यूस करने वाला एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वो रोहतास है, ठीक है। क्लियर है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला, ठीक है। और देखा जाए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, एक होता है ना कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कौन प्रोड्यूस करता है, मतलब कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा चावल कौन प्रोड्यूस करता है, तो उसके मामले में पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। पश्चिमी मैप पे याद रखिएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। यानी कि रोहतास सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। मगर एक होता है ना कि एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, यानी कि कम एरिया में ज़्यादा प्रोड्यूस कर देना, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है, तो पश्चिमी चंपारण कर रहा है। गेहूँ भी अगेन कर रहा है, रोहतास कर रहा है, मगर इसके मामले में भी बेगूसराय कर रहा है, यानी कि कम एरिया में ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। मक्का के में कटिहार कर रहा है सबसे ज़्यादा, और कम एरिया में ज़्यादा प्रोड्यूस मक्का कौन कर रहा है, अररिया कर रहा है। दलहन में पटना कर रहा है सबसे ज़्यादा, मगर सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिला कौन है, तो जहानाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है।
अधिकांश तो देखिए दो तो क्लियर हो गए, चावल एंड गेहूँ रोहतास है, ठीक है, मक्का कटिहार हो गया, ठीक है, क्लियर है। दलहन पटना हो गया, मगर एफिशिएंसी के मामले में जहानाबाद है, यहाँ अररिया और बेगूसराय एंड पश्चिम चंपारण है। यानी कि ये लिस्ट ऊपर तो वो ये खत्म हो गया ना, यह रिवीजन, ठीक है। उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये वाला लिस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको इसको नोट डाउन करना होगा, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आगे हम लोग देखते हैं कि उत्पादक की दृष्टि से, ठीक है, बिहार का प्रमुख 3 फसल कौन कौन से हैं। तो केला में बिहार का प्रोड्यूशन ज़्यादा है, यानी कि 19.8 लाख टन केला प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसके बाद आम है एंड अमरूद है। तो आपको मालूम होना चाहिए केला फर्स्ट पर है, उसके बाद आम है, उसके बाद अमरूद है, ठीक है, क्लियर है। तो ये देख लीजिएगा एक बार। चलिए तो आगे चलते हैं। आपको मालूम होगा कि एक एरिया है मुजफ्फरपुर जो एक लीची के लिए फेमस है। तो आपको मालूम है सर्वाधिक लीची कहाँ मतलब उत्पादन होता है, तो मुजफ्फरपुर एरिया में होता है, जो कि बिहार का कुल उत्पादन 48% करता है, मतलब, ठीक है। तो मालूम होना चाहिए मुजफ्फरपुर, ठीक है। और गन्ना की खेती कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में होती है, यानी कि अगेन ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट ये। अब बताइए पश्चिमी चंपारण और किस लिए फेमस था। तो पश्चिमी चंपारण में क्या होता कि राइस लेस लैंड में ज़्यादा होता था राइस, और राइस में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता था डिस्ट्रिक्ट, तो रोहतास। और राइस पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता था, तो यही करता है वेस्ट चंपारण, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन सा करता है, तो किशनगंज करता है, ठीक है। वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है कि ऐसा बिहार का कौन सा एरिया है कि जहाँ से चाय उत्पादन होती है सबसे ज़्यादा, तो ये किशनगंज, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए। और जूट के मामले में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो पूर्णिया। इस फैक्ट से थोड़ा सा अब देख लीजिएगा। देखा गया कि जो बिहार में 2020 और 21 में, ठीक है, कुल खाद्यान्न उत्पाद कितना रहा, तो 17.952 लाख टन, ठीक है, क्लियर है। और इसका कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो देखा जाए तो 2016-17 से लेकर 2020-21 में 2.1% की दर से वृद्धि हुई कृषि की एंड अलाइड सेक्टर में, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। जैसे बिहार में हमें मालूम है कि हमारे ज़्यादा गेहूँ होता है, चावल होता है, उसके बाद गेहूँ होता है। तो एक होता है ना कि इंडिया के कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है बिहार एक खाद्य उत्पादन में, तो ये 6.6 करता है, यानी कि बिहार का कंट्रीब्यूशन इतना रहा है 6.6 टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, ठीक है, एज कंपेयर टू द नेशन। और इसके लिए क्या हुआ, बिहार को कई दफ़ा बिहार को 5 बार अप्रॉक्सीमेटली कृषि कमांड पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे बिहार का 70% लोग एग्रीकल्चर पर हैं, ठीक है। तो मैनी ए टाइम गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहा है, ठीक है, ताकि इसमें बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा कि फार्मर का जो होगा इनकम डबल होगा, ठीक है। जैसे कि अशोक दलवाई कमेटी ने भी बोले थे कि फार्मर को मतलब इनकम डबल करने की बात की गई थी, ठीक है। तो उसी प्रकार तो इसके लिए क्या किया है, तो बिहार में ना एक कृषि को प्रॉपर तरीके से समग्र विकास के लिए अभी तक वर्तमान तक 4 कृषि रोड मैप लॉन्च किया गया है, ठीक है, 4, ठीक है, यानी कि 4, ठीक है। तो पहला रोड मैप कब लॉन्च किया था, तो 2008 से लेकर 12 तक, दूसरा कब हुआ था, तो 12 से लेकर 17 तक, तीसरा कब 17 से 22 तक, ठीक है। और चौथा भी रिसेंटली में लॉन्च हुआ, जो एक न्यूज़ है, न्यूज़ है जहाँ से क्वेश्चन आने की 100% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसका जो लॉन्च जो किया था प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने किया था, ठीक है, रिसेंटली ये हुआ है, ठीक है। तो ये चौथा जो कृषि मैप है ये कब से कब है, तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 28 तक की बात की गई है, ठीक है। तो आप इससे देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इरिगेशन सिस्टम। अब तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास लैंड है, ठीक है, हम क्रॉप भी उगा रहे हैं, ठीक है, हम कृषि मैप भी हमारे पास है एफिशिएंसी के लिए। और मगर इसके लिए सारे चीज़ के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यदि हमें क्रॉप उगाना है तो हमें पानी की ज़रूरत होगी, राइट।
तब हम ये समझते हैं कि बिहार में ये पानी की कहाँ से आती है खेती के लिए, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो इरिगेशन सिस्टम के लिए बहुत चीज़ होते हैं। एक तो होता है कि हमारे पास केनाल है जिसको हम नहर बोलते हैं, नलकूप होते हैं, ठीक है, जिस ट्यूबवेल, ठीक है, पाइन होता है, तालाब होता है, कुआं होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ में बिहार का मतलब आपूर्ति होती है इरिगेशन की, ठीक है। मगर इसमें से सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा 64% हिस्सा नलकूपों से होती है, यानी कि सिंचाई होती है, यानी कि ट्यूबवेल से होती है। ट्यूबवेल का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि इसकी वजह से यदि हर बंदा ट्यूबवेल ही वो करता रह गया पानी निकालने के लिए, तो वाटर टेबल नीचे चला जाता है, यानी कि वाटर की प्रॉब्लम आ जाती है इन ए लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे कृषि में एग्रीकल्चर कुछ अलाइड सेक्टर भी होते हैं। तो अलाइड सेक्टर में क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है जिसको पशुपालन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए बेसिकली कि बिहार एक कृषि प्रधान स्टेट है, ठीक है, यानी कि यहाँ के 70% लोग कृषि पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो केवल यदि कृषि पर ही डिपेंड होंगे और कृषि रिलेटेड अलाइड सेक्टर पर नहीं होंगे तो ये होता है कि ये रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए हमारे को कुछ सेक्टर पर, अलाइड सेक्टर पर हमें फोकस करना होता है। जैसे एग्जांपल हमें एनिमल हस्बेंड्री पर, ठीक है, क्लियर है। इससे क्या होता है कि ये भी हेल्प करता है फार्मर को इनकम में डबल करने में, ठीक है। जैसे आप सुने होंगे कि बिहार गवर्नमेंट काऊ के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि दे रही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली देखा जाए तो इकोनॉमी सर्वे जो होता है, जो 21-22 के अनुसार, ठीक है, जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे था उसके अनुसार देखा गया है कि 2019 में पशुओं की संख्या टोटल कितनी थी, तो 365.4 लाख थी, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें कितना परसेंट की वृद्धि देखी गई है, तो 2016-17 से लेकर 2020-21 के मध्य, ठीक है, पशुओं में बिहार में 10% की दर से वृद्धि हुई है, ठीक है। और एग्रीकल्चर में कितना हुई थी, तो आपको ऊपर मैंने बताया था एग्रीकल्चर में कितना हुई थी, तो ये हुई थी 2.1, और पशु में कितना हुआ 10%, 2.1 एग्रीकल्चर में, और एनिमल हस्बेंड्री में कितना हुआ 10% के। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि जैसे एनिमल तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, इसका दर भी 10% है। तब हम लोग समझते हैं कि एनिमल से क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल हम लोग एनिमल से मिल्क निकालते हैं, ठीक है, एग होता है, मीट होता है, ठीक है, फिर फिश, ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा, ठीक है, 2020 और 21 के अनुसार। तो दूध में हमारा कितना रहा, तो 115.01 लाख टन, ठीक है। उतना आपको नहीं मालूम होना चाहिए, बस एक ऊपर देख लीजिए कि ये डेटा रहा, क्योंकि लास्ट टाइम ना एक PYQ में अंडा के बारे में पूछ लिया था कि बिहार का पर कैपिटा अंडा कंजम्पशन कितना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था। अंडा कितना प्रोड्यूस हुआ, तो 301.32 करोड़, ठीक है। मछली कितना हुआ, तो 6.83 लाख टन, ठीक है। और मांस उत्पाद कितना हुआ, 3.85 लाख टन, ठीक है। मछली में क्या है, बेसिकली देखा जाएगा कि अभी प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड टुगेदर मत्स्य योजना के थ्रू इसमें बहुत सारे प्रोत्साहन दे रही है। यह एक रीज़न है कि जो इनलैंड फिशरीज है इसमें बहुत सारे इंक्रीमेंट देखा गया है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि बिहार में पशुओं की संख्या कितनी है, ठीक है, और कितने परसेंटेज है, और कौन सा जिला मतलब उसमें आगे है, ठीक है। तो गाय और बैल में देखा जाए तो अभी प्रेजेंट बिहार में मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली डेटा लिया जाता है, ठीक है, 154 लाख है, ठीक है, गाय और बैल की संख्या, यानी कि 42% है, 42.1%। ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पूर्णिया में। पूर्णिया और किस चीज़ के लिए फेमस है, तो जूट के लिए फेमस है, क्लियर है। ऊपर पड़ा है जूट, नीचे सेकंड क्या है, भैंस। भैंस में कितना है, तो हमारे पास 77.20 लाख है, यानी कि 21% है। मधुबनी फर्स्ट में है, ठीक है। बकरी के मामले में कौन सा है, कितना है, तो 128.2 लाख और 35% है। अररिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और कटिहार मुर्गी एंड बत्तख के मामले में है, जो कि 165 लाख कटिहार में, क्लियर है। तो ये हमारा रहा जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपको अब कहाँ फोकस करना है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
आपको न्यूज़ रिलेटेड, जैसे टेक एग्जांपल, आपको एग्रीकल्चर रोड मैप देखना है जो 4th वाला है, क्योंकि वो रिसेंट में लॉन्च हुआ। उसके सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसने लॉन्च किया, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका टारगेट क्या है। ठीक है, क्लियर है। और सबसे ज़्यादा फोकस देना होगा कि कौन कौन सा क्रॉप कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये वाला पार्ट एंड ये सारा पार्ट, क्योंकि ये सारा पार्ट बजट में भी डिस्कस किया गया है। क्लियर है। तो ये 2 एरिया है जहां आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, और एक बार पशुपालन वाला एरिया भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, आई मीन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। ठीक है, तो इनका, और देखिए क्या होता है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि जो इकोनॉमी है वहाँ से बहुत, जैसे इकोनॉमी हो गया, वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो हमारे पास एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा स्कीम से आ रहे हैं क्वेश्चन, राइट। तो स्कीम भी एग्रीकल्चर रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड या रूरल रिलेटेड, पंचायती राज रिलेटेड। लास्ट टाइम स्वामित्व पूछा गया था। ठीक है, उसके पहले कुसुम पूछा गया था। ठीक है, PLI पूछा रहा है, यानी कि इंडस्ट्री पर ही देखें, यानी कि इकोनॉमिक के प्रोस्पेक्टिव से इकोनॉमिक, आई मीन स्कीम आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब क्या करना होगा, जैसे सिंचाई के रिलेटेड कुछ स्कीम है, आप उसको देख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड वाला। ठीक है, प्लस पशु एनिमल हस्बेंड्री यानी फिशरी, मत्स्य योजना के बारे में देख लीजिएगा। फूड प्रोसेसिंग के बारे में जो भी स्कीम है उसको देख लीजिएगा। यानी कि मिनिमम टाइम में हम लोग मान के चलिए 10 से 12 स्कीम हम लोग टारगेट करते हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, और इसको और फोकस करते हैं। आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा एक सर्टन स्कीम तो बहुत सारा है पढ़ने के लिए, बट पॉइंट है कि हमारे इनपुट और आउटपुट का रेशियो जो है ना, एक मिनिमम होना चाहिए कि यार सर्टन हम अमाउंट डाल रहे हैं और वहाँ से क्वेश्चन बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए बस इस वीडियो के यहीं तक रखते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा एग्रीकल्चर, और आगे हम लोग खनिज देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे। यदि इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।